साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो है मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये जो है ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में क्या है। उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति के विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिए हैं और उससे संबंध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के अधिनियम है। भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह जो अधिनियम पारित हुआ, इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार हम समझेंगे। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 है और इसका विस्तार जो है कह सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द का विलोप इसलिए कर दिया गया है कि अब जो ये मिल गया है। तो अब परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी विवाह, यानी पहली परिभाषा, विच्छिन्न विवाह स्त्री से ऐसी मुस्लिम स्त्री अभिप्रेत है जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह हुआ था और हुआ हो जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार उसके पति द्वारा विवाह विच्छेद भी किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम स्त्री है उसका विवाह जो हुआ हो वो भी मुस्लिम विधि के अनुसार हुआ हो और उसका जो विवाह विच्छेद भी हुआ है वो भी मुस्लिम विधि के अनुसार ही हुआ हो। जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया, यानी इसमें जो मुस्लिम विवाह जो जिसको निकाह की शक्ल में बोला जाता है, निकाह बोला जाता है, तो वो शक्ल में हुआ हो। अब हम देखें दूसरी, इद्दत की अवधि से किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री से अभिप्रेत है। इद्दत क्या है? इद्दत का जो वक्त होता है वो 3 महीने 10 दिन का होता है। तो ये 3 महीने 10 दिन उसे वक्त गुजारना है, ना तो किसी से मिलना है, ना बातचीत करनी, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन घर से बाहर बिल्कुल कतई नहीं निकलना है और किसी भी घर से बाहर ज़्यादा किसी भी ज़रूरत काम के लिए भी नहीं निकलना है। तो यदि उसका ऋतुस्राव होता है तो विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात 3 ऋतुस्राव। अगर उस तलाक उसका दिया हो रहा है तो जो विवाह विच्छेद है उसका जो होगा वो 3 ऋतुस्राव, मतलब 3 महीने तक उसे 3 महीने बाद ही उसका विवाह विच्छेद माना जाएगा। तब तक क्या है, तब तक इसमें सिस्टम क्या है ये थोड़ा समझेंगे। देखिए, पहली तलाक जब लोग देते हैं, दिया जाता है, तो उसमें बस ये है कि उससे बातचीत करना बंद कर दिया जाता है। लोग बंद कर देते हैं कि हो सकता है वो फिर से मान जाए, या दोनों लोग जो, अगर गलती दोनों लोगों से हुई है तो दोनों लोग आपस में हो सकता है कि जब अलग रहेंगे, बातचीत नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो लोग मान जाए, फिर से मामला सुलझ जाए। लेकिन दूसरी कंडीशन भी ऐसी होती है, दूसरी कंडीशन उसे बिस्तर अलग कर लिया, तो इस कंडीशन, लेकिन आखिरी बार जब होगा तो फिर वो पूरा विवाह विच्छेद माना जाएगा। यदि उसका ऋतुस्राव नहीं होता है तो विवाह विच्छेद के पश्चात अगर उसका ऋतुस्राव नहीं हो रहा है, यानी इसको पीरियड नहीं हो रहा है, या जो मुझसे मासिक धर्म बोलते हैं नहीं हो रहा है, तो 3 महीने तक जो कंडीशंस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो उसको फॉलो करना होगा। यदि वह अपने विवाह विच्छेद के समय गर्भवती है तो विवाह विच्छेद और उसकी संतान के जन्म और गर्भ समापन के बीच की अवधि में से जो पूर्ववत हो, यानी ऐसा नहीं कि गर्भ समापन नहीं हुआ और उसको तलाक दे दिया। अब इसका मजिस्ट्रेट है प्रथम मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या 1974 का 2 के अधीन क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करता है जहां दंड विच्छिन्न स्त्री निवास करती है। विहित के इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब इसमें जो टिप्पणियां दी गई हैं वो टिप्पणियां थोड़ा सा देखेंगे। भरण पोषण की अधिकारिता संबंधित पक्षकारों के व्यक्तिगत कानून के संदर्भ में विनिश्चय की जा सकती हैं। सविताबेन सोमा भाटिया बनाम गुजरात राज्य AIR 2005 SC 1809 के मामले में इद्दत की अवधि के दौरान भरण पोषण, इद्दत की अवधि का बिल्कुल ही धार्मिक सुरताल नहीं होता। यह संविधि का अंग बन गया है तथा इद्दत के दौरान भरण पोषण हकदारी का संपूर्ण होती है। 2005 एक
ऋषि सेवेल R 85/2000 इलाहाबाद यानी इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने ई और 63 के मामले में पीछे क्या है, मेहर या मुस्लिम स्त्री अन्य संपत्ति का विवाह विच्छेद के समय उसको दिया जाना। मेहर क्या होता है? मेहर जो है, जो मुस्लिम स्त्री होती है, जब उसका निकाह होता है तो उस वक़्त जो है वो विवाह मतलब जो मेहर तय किया जाता है, या तो लोग उसको शादी के पहले रात में जब होते तभी दे देते हैं, या अगर नहीं दिया है तो अगर विवाह विच्छेद हो रहा है तो उस वक़्त उसे देना ही देना है। तस्मै किसी प्रवृत्त अन्य विधि के किसी बात के होते हुए कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री निम्नलिखित के लिए हकदार होगी। कोई युक्त और ऋजु उपबंध या भरण पोषण जो उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि के लिए उसके लिए किया जाना, उसको संदत किया जाना है। जहाँ वह अपने विवाह विच्छेद के पूर्व उसके पश्चात जन्मी संतान का स्वयं भरण पोषण करती है, वहाँ कोई युक्त और ऋजु उपबंध और भरण पोषण जो ऐसी संतान के जन्म को संबंधित तारीखों से 2 वर्ष की अवधि के लिए या उसके पूर्व पति द्वारा किया जाना है या संदत किया जाना है। मुस्लिम विधि के अनुसार उसके विवाह के समय या उसके पश्चात उसको संदत किए जाने के लिए करार पाई गई मेहर या डावर की राशि के बराबर रकम है, और उसके नातेदारों या मित्रों या पति द्वारा अथवा पति के लिए किसी नातेदार या उसके मित्रों द्वारा विवाह के समय अथवा उसके विवाह के पश्चात दी गई संपत्ति है। जहाँ किसी विच्छिन्न स्त्री के विवाह पर कोई युक्त या ऋजु संबंध नहीं किया गया है, भरण पोषण तथा डावर की रकम उसको संदत नहीं की जाएगी। अथवा उपधारा 1 के खंड ग में निर्दिष्ट संपत्ति का परिदान नहीं किया गया है। वहाँ वह उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसकी ओर से यथास्थिति से उपबंध और भरण पोषण मेहर या डावर के संदाय अथवा संपत्ति के परिदान के आदेश के लिए किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। यानी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो अपनी संपत्ति है उसके लिए जो है मजिस्ट्रेट को जो है मतलब जो है उसको आवेदन कर सकता है। जहाँ किसी विच्छिन्न विवाह स्थिति द्वारा उपधारा अधीन 2 के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वह मजिस्ट्रेट या उसकी समाधान मतलब मजिस्ट्रेट जो है उसका समाधान करेगा। उसके पति या उसके पास पर्याप्त समाधान होते हुए इद्दत की अवधि के भीतर उसके और उसकी संतान के लिए युक्त और ऋजु उपबंध करने और भरण पोषण का संदाय करने में असफल रहा या उससे ऐसा करने उपेक्षा की है, या मेहर या डावर की राशि के बराबर रकम का संदाय नहीं किया गया है, या उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट संपत्ति का उसको परिदान नहीं किया गया है। आवेदन फाइल करने की तारीख के 1 मास के भीतर या उससे पूर्व पति को विच्छिन्न विवाह स्त्री के लिए यथास्थिति युक्त और ऋजु उपबंध करने तथा भरण पोषण संदाय करने के लिए जो विवाह स्त्री की आवश्यकताओं यानी ज़रूरत उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा उपभोग किया गया है, जीवन स्तर उसके पूर्व पति के संधानों के दृष्टि में रखते हुए ठीक और उचित अवधारित करें। विवाह जो विच्छिन्न विवाह स्त्री यानी विच्छिन्न मतलब इसका तलाक हो चुका है, ऐसे मेहर या डावर के संदाय उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट संपत्ति के परिदान के निर्देश देते हुए आवेदन कर सकता है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट उक्त अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाना असाध्य समझता है तो वह ऐसे कारणों से यानी मतलब अगर नहीं निपट सकता है तो ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए गए हैं आवेदन का निपटारा उक्त अवधि के पश्चात कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति विरुद्ध उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस आदेश का पालन करने में पर्याप्त कारण भी असफल रहता है तो मजिस्ट्रेट शोध भरण पोषण या मेहर या डावर की रकम के दंड प्रक्रिया 1973 या 1974 का 2 के अधीन जुर्माने के अधिग्रहण से उपबंधित रीति और वारंट जारी कर सके। अगर वो जो है भरण पोषण देने में असफल रहता है तो उसके लिए जो CRPC की 1973 की 1974 की धारा 2 के अधीन जुर्माना लगा सकते हैं और उसका वारंट भी जारी कर सकते हैं, और वारंट के निष्पादन के पश्चात असंदत रह गई संपूर्ण रकम या किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकती है, यानी जिसकी अवधि क्या हो सकती है 1 वर्ष हो सकती है। यदि पहले ही संदाय कर दिया जाता है तो संदाय तक की हो सकेगी या दंडादेश कर सकेगा, किंतु ऐसा दंडादेश ऐसे व्यक्ति को प्रतिरक्षा में सुने जाने के अधीन होगा और ऐसा दंडादेश उक्त संहिता के
उपबंधों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा, यानी जो उसका जो बंध है उसके अधीन आरोपित किया जाएगा। अब इस पर कुछ टिप्पणियाँ हम देख लेते हैं। भरण पोषण यानी नोटिस, जिसको इंग्लिश में नोटिस बोलते हैं। भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र में संशोधन, यानी मुस्लिम पत्नी द्वारा भरण पोषण हेतु किए गए प्रार्थना पत्र में अपने पूर्व विवाह के संबंध में तथ्यों को सम्मिलित करते हुए नवीन पैराग्राफ सम्मिलित करने की मांग करते हुए संशोधन को परिरक्षण द्वारा अनुज्ञात करना अवैध नहीं होगा, यानी इसको हम दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। इसका मामला क्या था, मामला देख लेंगे। एहसन अंसारी बनाम झारखंड राज्य AI 2007 क्रिमिनल एज यानी उसके शासन झारखंड के मामले में बच्चे के भरण पोषण के लिए मुस्लिम पत्नी का दावा। तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए दावा उस दशा में बच्चे की जन्म तिथि के केवल 2 वर्षों की अवधि तक सीमित होता है। यदि वह अपनी व्यक्तिगत हैसियत के उसका दावा करती है तो क्या होता है, देखिए इसमें देख लेंगे। मुफीज़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 LJ 778 के मामले में उचित एवं निष्पक्ष प्रावधान तथा भरण पोषण हेतु दावा। तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा अगले पति से जिसने उसे तलाक दे दिया है उचित एवं निष्पक्ष प्रावधान या भरण पोषण का दावा पोषणीय होता है। विपुत्ति उर्फ मोहम्मद बनाम शहीदा का एवं AI 2007 क्रिमिनल एज यानी 1551 के केरल के मामले में बच्चे का निजी हैसियत से भरण पोषण का दावा। बच्चे का अपनी निजी हैसियत से भरण पोषण का दावा जन्म की तिथि के केवल 2 वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद वर्जित नहीं है। अगर 2 वर्ष हो गए हैं तो कोई उसमें वर्जित नहीं है, यानी मुफीद बनाम उत्तर प्रदेश 2006 के मामले में और LJ 778 के मामले में। भरण पोषण संदाय का निर्देश। इद्दत की अवधि के दौरान भरण पोषण भत्ता संदाय करने का निर्देश उचित होगा। यद्यपि मेहर की धनराशि संदाय करने के प्रार्थना पत्र में ऐसा दावा नहीं किया गया कि साक्ष्य में किया गया है कि जो मोहम्मद सिद्दीक अली बनाम मोहम्मद फातिमा राशिद एवं अन्य 2007 क्रिमिनल एज यानी 2363 गुवाहाटी के मामले में भरण पोषण प्रार्थना पत्र की ग्रहणीयता। तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिला है उसका जो भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र है न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया। कैसी? मोहम्मद सिद्दीक अली बनाम फातिमा राशिद 2007 क्रिमिनल एज 2363 गुवाहाटी के मामले में भरण पोषण की हकदारिता। यदि पति का यह अभिभावक कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया है तथा उस आशय का लिखित नोटिस भेज दिया है, प्रमाणित ना हो तलाक प्रमाणित नहीं किया जा सकता तथा पत्नी भरण पोषण के लिए हकदार होगी। शमीन बेगम बनाम नजीमुन्निसा बेगम अन्य 2007 क्रिमिनल NOC 782 बॉम्बे के मामले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला केवल इद्दत की अवधि के लिए भरण पोषण के लिए हकदार होती है, यानी परजाना परवीन बनाम शकील खान 2006 LAJ NOC 1460 के बॉम्बे के मामले में भरण पोषण का दावा करने से विबंध पति तथा पत्नी के बीच हुए समझौते के आधार पर मुस्लिम पत्नी द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना पत्र वापस लेने के बाद पत्नी भरण पोषण का दावा करने से विबंधित हो जाती है। अगर उसने मुस्लिम पत्नी द्वारा धारा जो 125 है दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर उसने प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है, अगर उसने प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है तो रकम प्रस्तावित न और दोषी जो ले लिया है तो फिर उसका भरण पालन विबंधित कर देना, रोक नहीं वो कर सकती है। किसमें? सईद खान फौजदार खान बनाम जाहिबा बेगम 2006 LAJ यानी 82 बॉम्बे के मामले में वेतन की वास्तविक रकम। यदि पति द्वारा लिया गया अभिभावक की या वह कम वेतन कर रहा है सिद्ध ना किया गया तो तलाकशुदा पत्नी को पति द्वारा आहरित वेतन की रकम प्रमाणित न करने के लिए दोषी नहीं कहा जा सकता था, उसे उसके पक्ष में पारित किया गया अधिनिर्णय उचित होगा। यानी यहाँ बात समझने वाली बात है कि यदि पति द्वारा लिया गया अभिभावक की वह बहुत कम वेतन प्राप्त कर रहा था सिद्ध ना किया गया हो तो तलाकशुदा पत्नी है पति द्वारा आहरित वेतन की वास्तविक रकम प्रमाणित न करने के लिए दोषी नहीं कहा जा सकेगा, उसके पक्ष में पारित किया गया अधिनिर्णय उचित होगा। MC हसीना बनाम मुंदकर पारंबन
अब्दुल जलील एवं अन्य 2007 क्रिमिनल यानी 1554 केरल के मामले में। भरण पोषण निष्पक्ष एवं उचित प्रावधान क्या है? पूर्व पति को तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि के बाद भरण पोषण संदाय करने के लिए निष्पक्ष एवं उचित प्रावधान बनाना होगा। यानी जो पूर्व पति को तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि के भी बाद ही भरण पोषण संदाय यानी गुजारने के लिए निश्चित एवं उचित प्रावधान बनाना होगा। मोहम्मद सिद्दीक अली नाम फातिमा राशिद 2007 यानी 2363 गुवाहाटी के मामले में। प्रार्थना पत्र की पोषणीयता इद्दत की अवधि व्यतीत होने के पूर्व दाखिल किए जाने के बावजूद भी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय होगा। ठीक है, मोइदू हाजी बनाम कोनापल कंडी मरियान एवं 2007 क्रिमिनल 1633 केरल के मामले में। इद्दत की अवधि तक भरण पोषण भत्ता संदाय करने का मुस्लिम पति का दायित्व इद्दत की अवधि तक सीमित होता है। यानी जब तक उसकी इद्दत चलेगी, यानी लड़की की अगर तलाक हो गया है, जो इद्दत 3 महीने 10 दिन का वक्त होता है, जब तक उसकी इद्दत चलेगी तब तक वो जो भरण पोषण वो दे करेगा। यानी मोहम्मद सिद्दीक अली एवं बनाम फातिमा राशिद एवं अन्य 2007 क्रिमिनल एजे 2363 गुवाहाटी के मामले में। तो यहाँ पे जो बात है, यानी जब तक भरण पोषण चलेगी तब तक, जब तक इद्दत चलेगी तब तक वो भरण पोषण देगा, वरना उसके बाद बंद। इद्दत की अवधि के बाद भरण पोषण। पूर्व पति तलाकशुदा पत्नी को इद्दत की अवधि के बाद भरण संदाय करने से मुक्त नहीं हो सकता यदि इस आशय का कोई प्रावधान बनाया जाए। यानी यहाँ भी कहा जा रहा है मुक्त नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकता है। तो इस आशय का कोई प्रावधान बनाया गया है। तो मोहम्मद सिद्दीक अली एवं बनाम मोहम्मद यानी फातिमा राशिद अन 2007 2363 गुवाहाटी के मामले में। इद्दत की अवधि के लिए भरण पोषण पत्नी का पाश्चात्यवर्ती पुनर्विवाह इद्दत की अवधि के भरण पोषण का संदाय रोकने का आधार नहीं है। तो सी सिविल R85/2001 इलाहाबाद यानी 64 के मामले में। तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण। तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण उचित व निष्पक्ष व्यवस्था विवाहोत्तर संभोग पर आधारित नहीं होता है। टी मोइनो हाजी कोनापलगंडी मरियन एवं 2007 के 1663 केरल के मामले में। तलाकशुदा पत्नी के अवैध बच्चों का भरण पोषण, यानी अवैध जो वो बच्चे होते हैं जो कि अभी जो है बड़े नहीं हुए हैं, यानी 18 साल से कम के या 16 साल से कम के बच्चों को भी कह सकते हैं। तलाकशुदा पत्नी के बच्चों का भरण पोषण अधिकार अधिनियम 1986 की धारा 3A की B द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। मोहम्मद अब्दुल हई उर्फ फारूक पासा नाम सालेहा खातून 2007 1394 बॉम्बे के मामले में। मेहर धनराशि का संदाय। यदि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का प्रमाणित कर दे कि मेहर के रूप में निष्पक्ष से 50,000 रुपये संदर्भ नहीं किया गया तो पति को उक्त धनराशि का संदेह करने का निर्देश उचित है। यानी निर्देश यानी उसे होगा कि वो जो है इसको वापस करे। सिद्दीक अली बनाम फातिमा राशिद 2007 क्रिमिनल एजे 2363 गुवाहाटी के मामले में। भरण पोषण भत्ते का संदाय। जो तलाकशुदा पत्नी को मासिक भरण पोषण भत्ते के लिए संदाय का निर्देश जो उसके द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र या दावा के अभाव में उचित नहीं होता है, जो मोहम्मद सिद्दीक अली बनाम गुवाहाटी फातिमा राशिद एवं 2007 के 2363 के गुवाहाटी के मामले में। विवाह पूर्व गर्भधारण कर। यदि विवाह के समय पक्षकारों के बीच निष्पादित किया गया दस्तावेज दर्शाता है कि पत्नी विवाह पूर्व ही पति से गर्भवती हो गई थी, तो पति के बच्चे की पैतृक स्वीकृति कर ली तो पति बाद में उसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। यानी बाद में उसकी जो वैधता है उसको चुनौती दे सकता है। शमीन बेगम बनाम नजमुन्निसा बेगम 2007 क्रिमिनल 782 बॉम्बे के मामले में। उचित निष्पक्ष व्यवस्था। उचित एवं निष्पक्ष व्यवस्था तथा भरण पोषण के अंतर्गत पत्नी का सामान्य शैक्षिक खर्च भी आता है। अतः भरण पोषण में कमी करना उचित नहीं होगा। MC हसीना बनाम मुकंदा पारम्बन अब्दुल जलील एवं 2007 1554 केरल के मामले में। भरण पोषण के संदाय के लिए आदेश। इस अधिनियम के पूर्व उपबंधों का या तस्मै प्रवध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए जहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि विवाहित स्त्री
ने पुनर्विवाह नहीं किया है, वह इद्दत की अवधि के पश्चात अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है। यानी यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि बात क्लियर है कि अगर उसने विवाह यानी मजिस्ट्रेट समाधान किया जाए, विवाह स्त्री है वो अब जब इद्दत करती है, इद्दत चल रही उसमें उसको अपना भरण पोषण तो नहीं कर सकती है, तो भरण पोषण वह अपने नातेदार उसकी मृत्यु पर मुस्लिम विधि के अनुसार उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार होंगे। विच्छिन्न विवाह स्त्री की आवश्यकताओं उसके विवाह के दौरान द्वारा उपभोग के जीवन स्तर और उसके नातेदारों को साधनों को ध्यान में रखते हुए निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वह ऐसे युक्त रुजु भरण पोषण का जो ठीक है उचित अवधारी समझे उसे संदाय करे, यानी जो चीज़ उचित है उसको संदाय करे। और ऐसा भरण पोषण ऐसे नातेदारों द्वारा उसकी अनुपात में जिसमें वे अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, और ऐसी अवधियों का संदत किया जाएगा जो और वह अपने आदेश से विनिर्दिष्ट करें। परंतु ऐसी विच्छिन्न विवाह स्त्री की संतान जो मजिस्ट्रेट केवल ऐसी संतान को ही भरण पोषण का संदाय आदेश करेगी जो और ऐसी संतान के भरण पोषण संदाय करने में असमर्थ होने की दशा में मजिस्ट्रेट ऐसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के माता पिता को उसके भरण पोषण का संदाय करने का आदेश देगा। यानी परंतु अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, समझेंगे तभी क्लियर बात होगी। यानी परंतु यहाँ माता पिता में कोई मजिस्ट्रेट द्वारा यदि भरण पोषण के अपने अंश का संदाय इस बात पर करने में असमर्थ है कि उसके पास ऐसा संदाय करने के साधन नहीं है, जो मजिस्ट्रेट उसके ऐसी असमर्थता का सबूत पेश किए जाने पर आदेश कर सके कि मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश भरण पोषण में ऐसे नातेदारों का अंश है, ऐसे अन्य नातेदारों जिसके बारे में मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि उसके पास का संदाय करने के साधन है, यानी इसके गुजारा दे सकता है, ऐसे अनुपात में संदत किए जाए मजिस्ट्रेट का आदेश ठीक समझा जाए। जहाँ कोई विच्छिन्न स्त्री अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उपधारा 1 में यथावर्णित उसके कोई नातेदार नहीं है, ऐसे नातेदारों द्वारा उनमें से किसी के पास मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश भरण पोषण का संदाय करने के लिए यानी गुजारा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, या उसके अन्य नातेदारों के अंश के संदाय करने के साधन नहीं है, जिनके अंशों का ऐसे अन्य नातेदारों द्वारा संदाय किए जाने के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के दूसरे परंतु के अधीन आदेश किया गया है। वह मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 का 29 के धारा 9 के अधीन किसी राज्य में तत्सम प्रवत किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित राज्य वक्फ बोर्ड को उस क्षेत्र में जिसमें स्त्री व निवास करती है कार्य कर रहा हो, यथायथ ऐसे भरण पोषण का संदाय जो उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा अवधारित किए जाए, ऐसे नातेदारों के जो संदाय करने में असमर्थ है अंशों का संदाय ऐसी अवधियों पर करने का निर्देश दे सकेगा और जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे। 1954 के अधिनियम 2 की धारा 125 में धारा 128 के अंदर उपबंधों का शासित होने का विकल्प, यह धारा 3 की धारा 2 के अधीन आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख को विच्छिन्न विवाह स्त्री और उसका पूर्व पति शपथ पत्र या किसी अन्य लिखित घोषणा पत्र द्वारा ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए संयुक्त रूप से पृथक या घोषित करते हैं कि वे दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 की धारा 125 से लेकर धारा 128 के उपबंधों द्वारा शासित होना चाहते हैं, और वे आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायालय में ऐसा शपथ पत्र या घोषणा फाइल करें जो मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदनों को तदनुसार जो मजिस्ट्रेट है वो निपटाएंगे। अब इसका थोड़ा स्पष्ट देखेंगे। इस धारा के प्रयोजनों द्वारा आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख में वह तारीख के विपरीत है जो आवेदन के प्रत्याशी की हाजिरी के समन में नियत की गई है। नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार या अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना का नियम बना सकेगी। पूर्वगामी शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित किए गए बंद किया जा सकेगा। धारा 5 के अधीन फाइल किए गए वो जाने वाले शपथ पत्र यानी शपथ पत्र लिखित में होता है या लिखित घोषणा पत्र जो प्रारूप होता है उसमें देखा जाएगा। इस अधिनियम के अधीन आवेदन का निपटारा करने में मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे आवेदनों के पक्षकारों को सूचना की तामील, ऐसे आवेदनों की सुनवाई की तारीखें और अन्य विषय हैं। कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है तो विहित किया जाएगा।
अब इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के प्रशासनिक संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में कुल 3 दिन की अवधि यानी 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, वह अवधि एक सत्र में या 2 से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी की जाएगी। यदि उस सत्र के प्रयोग अनुक्रमिक सत्रों के बाद ठीक सत्र के अवसान के दोनों उन नियम के ओर परिवर्तन करने के सहमत हों तो वह ऐसे परिवर्तित रूप से प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो गए, वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जो तत्पश्चात निष्प्रभावी हो जाए, किंतु नियम के परावर्तित या निष्प्रभावी होने से अधीन पहले की गई बात की विधिमान्यता या प्रतिकूल प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। यदि जो विधिमान्यता है, जो मान्यता है वो प्रतिकूल, यानी इस जो नियम बनेगा, जो नियम मैंने बताया जो बनेगा, ये भी 30 दिन तक रखा जाएगा। मतलब बहस चलेगी इस पर, बहस 1 से 2 से 3 तक बहस होगी, उसके बाद इस कानून को पास किया जाएगा। लगेगा कि हाँ पास होना चाहिए तो पास किया जाएगा। संक्रमणकालीन बंद विवाह विच्छिन्न विवाह स्त्री द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या 1974 का धारा 2 की धारा 125 के अधीन या धारा 127 के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन जब वह अधिनियम के प्रारंभ पर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, उक्त संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम के उपबंधों द्वारा निपटारा किया जाएगा। टिप्पणियां इस पर समझ लेते हैं। भरण पोषण आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण। यदि धारा 125 दंड प्रक्रिया से अंतर्गत दाखिल भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकारों की संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रवर्तन के पूर्व विनिश्चित कर दिया गया हो तो भरण पोषण आवेदन के विरुद्ध पति द्वारा दाखिल पुनः दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा। यानी अधिनियम की 1986 जो अधिनियम संख्या 1986 के मोहम्मद अब्दुल हई और फारूक पासा बनाम सालिया खातून 2007 क्रिमिनल यानी जो एज है 1394 बॉम्बे के मामले में, यानी इसमें जो बात बताई धारा 125 दंड प्रक्रिया यानी दंड प्रक्रिया संहिता IPC के जो नहीं दंड प्रक्रिया संहिता जो है इसके अंतर्गत दाखिला भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकारों की संरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधान के पूर्व विनिश्चित कर दिया गया हो तो भरण पोषण आदेश के द्वारा पति द्वारा जो है दाखिला पुनः दंड प्रक्रिया से प्रावधान विनिश्चित कर दिया जाएगा और न कि अधिनियम सर होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को इस के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और ओके।